हेलो बच्चों, मैं आपका यासर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस के बारे में कुछ बातें। देखिए, मैं आपको बायोम कंप्लीट पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो एक बायोम आपका रह गया, वो है आपका डेजर्ट बायोम। सबसे पहले डेजर्ट बायोम को समझते हैं और उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में एक दो पॉइंट है और टेम्परेट डेसिडुअस के बारे में एक दो पॉइंट है, उसे हम समझेंगे। हाँ बच्चों, लेकिन स्टार्ट होने से पहले आप खुद स्टार्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए अगर तो डिजर्ट बायोम जो है, डिजर्ट बायोम ये जो है, यहाँ पर रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एम, रेनफॉल बहुत कम है, तभी तो यहाँ डिजर्ट है। डिजर्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ रेनफॉल कम है। अब देखिए, यहाँ जीरोफाइटिक प्लांट्स रहते हैं, यानी यहाँ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। ऐसा प्लांट्स रहते हैं जो कि बहुत कम पानी में रह सकते हैं। यानी यहाँ के जो प्लांट्स है वो अक्सर उन जगह से, क्योंकि आपको पता होगा अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड्स या फिर बहुत ज़्यादा डिजर्ट रहेगा, वहाँ वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रहेगा। तो ऐसे प्लांट्स जो ऐसे दुखद जगह में भी रहे और वहां रहे जहां पानी का बहुत ज्यादा किल्लत है, फिर भी अच्छे से रह पाए, इसे जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। अब देखिए, जो डिजर्ट है, दो प्रकार का डिजर्ट होता है बच्चों। दो प्रकार का डिजर्ट मतलब एक होता है आपका कोल्ड डिजर्ट और एक होता है हॉट डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट मतलब जो ठंडा ठंडा रहेगा, हॉट डिजर्ट मतलब जो गर्म गर्म रहेगा। कोल्ड डिजर्ट है आपका गोबी डिजर्ट जो कि एशिया के अंदर है, और हॉट डिजर्ट है वो आपका सहारा डिजर्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। और एक और हॉट डिजर्ट है जिसका नाम है थार, जो आपका एशिया में ही है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपका, मैं आपको बता रहा हूँ जो डिजर्ट्स है, हॉट डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट्स, इन सब का बस नाम ही याद रखना है और नाम छोड़ के एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना। और एग्जाम में तो वैसे ये सब पॉइंट्स बहुत ही कम आते हैं, आ गए तो बस नाम काफ़ी है। चलिए अब हम लोग मुद्दा समझते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो इतना अच्छा है, हम लोग इतना उसके बारे में पढ़े कि इससे अच्छा फॉरेस्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर डाइवर्सिटी मैक्सिमम है, लाइट का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अच्छा खासा है, रेनफॉल अच्छा खासा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अब आप पूछिए सर, वो नेगेटिव पॉइंट क्या है? वो ये है कि वहाँ के जो अपर सॉइल होता है, यानी सॉइल का जो टॉप लेयर होता है, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो सॉइल का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है। सर क्या बात कर रहे हैं सर, वहाँ पर न्यूट्रिएंट का कमी हो जाना, ये कैसा हो सकता है? हो सकता है बच्चों, क्योंकि इसका रीज़न कुछ और है। रीज़न क्या है बच्चों? देखिए, या अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होगा, हेवी रेनफॉल होगा, यानी भारी बारिश। और भारी वर्षा के दौरान होगा क्या, वहाँ पर जो है ऊपर का लेयर से जो मिनरल्स है वो लीच होके, यानी वहाँ से बह के नीचे आ जाएगा वाटर के साथ। समझ पा रहे हैं आप? यानी एक प्रकार का मानिए सॉइल इरोजन टाइप से है। हालांकि सॉइल इरोजन ऐसे नहीं कहते, सॉइल इरोजन का मतलब यह है कि वहां से मिनरल न्यूट्रिशन कहीं और चले जाना। बट यहाँ हो क्या रहा है, हेवी रेनफॉल के कारण ऊपर का जो मिनरल न्यूट्रिशन है, ऊपर में जो यहाँ पर मिनरल्स है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चल जाएगा। अच्छा, नीचे चला जाएगा तो क्या इन प्लांट्स को अवेलेबल हो पाएगा? ना, इनको, क्योंकि ये टॉप सॉइल से ज्यादातर ये इस सबको जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों, हेवी रेनफॉल के कारण जो ऊपर का जो सॉइल है, ये सॉइल आपका जो है वो न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ओलिगोट्रॉपिक सॉइल। यानी ओलिगोट्रॉपिक सॉइल ऐसा सॉइल जहां पर मिनरल न्यूट्रिशन का कमी हो जाए। मेरा बात ध्यान सुनिए, न्यूट्रिशन का कमी क्या हर जगह है? नहीं, ऊपर लेयर में है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण यहां पर जो न्यूट्रिशन है, यहां पर जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट नीचे की तरफ बह जाएगा। चलिए अब देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, सब सॉइल में आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सॉइल में रहेगा, लेकिन टॉप सॉइल में नहीं रहेगा। लेकिन टेम्परेट डेसिडुअस में यहाँ जो रेनफॉल है ये ठीक ठाक है। यानी ये रेनफॉल बहुत कम भी नहीं है और ये रेनफॉल बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इतना नहीं है कि लीचिंग हो जाए, यानी बह जाए, इतना तो नहीं है। तो यहाँ रेनफॉल ठीक ठाक हो रहा है। कम रेनफॉल है तो लीचिंग भी कम है, लीचिंग कम है तो यहाँ का जो टॉप सॉइल है वो रिच इन न्यूट्रिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रॉपिक सॉइल। समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टॉप सॉइल को कहूंगा ओलिगोट्रॉपिक सॉइल है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिएंट का कमी है। लेकिन अगर मैं बात करूं
टॉप टेम्परेट डेसिडुअस का, तो यहाँ का जब मैं सॉइल का बात करूँगा, यहाँ का टॉप सॉइल ही क्यों ना हो, यहाँ पर टॉप सॉइल में भी न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ उतना ज़्यादा हेवी रेनफॉल नहीं है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। इतना सारा कहानी किस्सा समझाने का एक ही मकसद है, बस याद रखना है यहाँ का टॉप सॉइल में न्यूट्रिशन ज़्यादा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रीज़न है लीचिंग, और लीचिंग का रीज़न है रेनफॉल। तो बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, हम लोग आपको पूरा का पूरा जो है बायोम कंप्लीटली समझा दिए। बायोम में कुछ पॉइंट्स याद रखने का, वो आपको याद करना है। इसको इंक्लूड करके 9 बायोम मैं आपको पूरा बता दिया, और ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद जो टॉपिक है कुछ अलग ही है, लेकिन फिर भी हम इसी लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, इसको नोट डाउन करना होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको तब तक नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो नोट करने के बाद, और अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोस्फीयर हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर क्या है, जैसे हम लोग बायोम पढ़े तो मानिए लार्ज बायोम को ही बायोस्फीयर बोलते हैं। मतलब हमारा पूरा अर्थ एक बायोस्फीयर है। इसी को इकोस्फीयर भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है, और पूरा अर्थ जो है ये पूरी तरीके से क्लोज है। क्लोज मतलब सर, यानी हमारा अर्थ से ना ही कोई चीज़ बाहर जाता है और ना ही अंदर आता है, सिर्फ सनलाइट छोड़ के। यानी सनलाइट ही एक ऐसा सोर्स है, ये एक ऐसा एनर्जी है जो हमारा इकोस्फीयर में एंट्री करता है। बाद बाकी हमारा पृथ्वी हर चीज़ को लेके एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा अर्थ। ध्यान रहे आप। तो अगर मैं बोलूँ हमारा बायोस्फीयर को, यानी अर्थ को अगर मैं डिवाइड करूँ, तो अर्थ आपका पूरा टोटल 3 भाग में डिवाइड होगा। कितना भाग में बच्चों? 3 भाग में। एक पोर्शन होगा एटमॉस्फेयर, एक होगा हाइड्रोस्फीयर, एक होगा लिथोस्फीयर। मतलब ये है कि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर हम उसको बोलेंगे ऑल लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर, यानी हवा में, एयर में जितना भी लिविंग चीज़ है या नॉन लिविंग चीज़ है। नॉन लिविंग में गैसेस हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस आ गया। लिविंग में क्या आ गया हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर? माइक्रोब्स आ गया, छोटा छोटा बैक्टीरिया आएगा, छोटा छोटा स्पोर्स जो उड़ रहा है। यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एयर नॉन एज एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में हमारा लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम मिला के क्या बोल देंगे, जो हवा में है वो आपका एटमॉस्फेयर है। क्लियर? अब देखिए हमारा बायोस्फीयर का ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा और क्या है, यानी अर्थ को हम 3 भाग कर रहे हैं। एक भाग ये, दूसरा भाग है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो रिप्रेजेंट्स वाटर। बच्चों आपको पता होना चाहिए हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो आपको बोलना है ऑल लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ वाटर। यानी वाटर के अंदर, पृथ्वी में जहां जहां वाटर है उस वाटर के अंदर जितना भी लिविंग है और नॉन लिविंग है सब को जोड़ के, यानी उसमें वाटर भी इंक्लूड हो गया, वो सब जोड़ के हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। एग्जांपल जैसे मैं बोलूं ओशियन, ओशियन में नीचे का बात मैं नहीं कर रहा हूं, जितना पानी है और पानी के अंदर जो भी लिविंग है जो भी नॉन लिविंग है वो सब को ऐड करके हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर क्लियर, हाइड्रोस्फीयर क्लियर, और अब चलते हैं आगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, अब बच्चों हवा खत्म, पानी खत्म, अब बच गया सरफेस यानी जमीन। तो मैं कहूं ऑल लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस में, लैंड में, जमीन में, सूखा में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उन सब को मिला के हम लिथोस्फीयर बोल देंगे। अगर मैं बोलूं हिल, माउंटेन्स, आपका अर्थ का सरफेसेस, अर्थ क्रस्ट, ये सब आपका आ गया इसमें लिथोस्फीयर में। तो क्लियर हो गया बच्चों आपका, एटमॉस्फेयर में लिविंग और नॉन लिविंग जो हवा में है, हाइड्रोस्फीयर लिविंग नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट्स है जो वाटर में है, और लिथो मतलब जो लैंड या फिर सरफेस में है। तो ध्यान रहे बच्चों। अब कुछ पॉइंट्स है। बायोस्फीयर इज ओपन सिस्टम ओनली फॉर लाइट एनर्जी। हमारा बायोस्फीयर का बात किया जाए, अगर मैं बोलूं क्या हमारा बायोस्फीयर में, क्या हमारा पृथ्वी में जो भी मिनरल न्यूट्रिशन है, जो भी सामान है, वो सब के सब फिक्स है। फिक्स मतलब हमारा अर्थ से बाहर कुछ भी नहीं जाता है। हमारा अर्थ से बाहर कुछ नहीं जाता है। आप बोलेंगे सर पानी उड़ता है ना, वाटर एवोपरेट होता है, अरे वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है। जब यहां से जाएगा ये हमारा एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगा, फिर वहां से बरस जाएगा।
यानी हमारा अर्थ के अंदर जो भी सामान है, जो भी चीज है, वो सब के सब फिक्स है, सब के सब क्लोज्ड है और एक बाउंड्री के अंदर बंद है। ना ही अर्थ से कुछ बाहर जाता है, ना ही कुछ अंदर आता है। जो भी हो रहा है इसी के अंदर हो रहा है। अगर मैं बोलूं कार्बन, कार्बन फिक्स है, कार्बन से कोई चीज बना, फिर वो टूटेगा फूटेगा, फिर जमीन में आएगा, फिर यहां वही चीज हो जाएगा। अगर मानिए यहां पर एक पेड़ ग्रो हुआ पृथ्वी में, सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेगा, फिर ये मरेगा, फिर सॉइल में ही आएगा। अगर मानिए इसको किसी ने खा गया, कोई एनिमल खा गया, वो आएगा, फिर वो जो कंपोनेंट इससे गया था एनिमल से फिर इसी में आएगा। यानी हमारा अर्थ के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब के सब आइसोलेटेड है, क्लोज्ड है, फिक्स है। लेकिन एक ही चीज है जो हमारा अर्थ में एंट्री करता है बाहर से, जो हमारा बायोस्फीयर का बाहर से आता है, वो है हमारा सोलर एनर्जी। सिर्फ सनलाइट ही है जो बाहर से आता है। मैं एक्सेप्शनल केस का बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मेट्रॉइड्स का बात नहीं करूंगा, ना ही किसी कॉमेट्स का बात करूंगा, वो सब एक्सेप्शनल केस है। मैं जनरल केस का बात कर रहा हूं। बाहर से सिर्फ कंटिन्यूअस अगर कुछ चीज आ रहा है हमारा बायोस्फीयर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी है, यानी सनलाइट है। ध्यान रहे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ बायोम मेनली डिसाइडेड बाय। सर बायोम हम कैसे बनाते हैं और बायोम हम कैसे डिसाइड करते हैं? बायोम, ये इसको बायोम बोल रहे हैं, उसको बायोम बोल रहे हैं, कभी किसी को फॉरेस्ट बोल रहे हैं। बायोम बनने के लिए जो सबसे बड़ा दो फैक्टर है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। यानी इतना टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाना, इतना टेम्परेचर में अंतर हो जाना कि स्पीसीज अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग स्पीसीज मिल रहा है, प्लांट्स का स्पीसीज बदल रहा है, इतना वेरिएशन हो रहा है, हमने उसको मिला के एक बायोम कह दिया। और एक चीज टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर के कारण रेनफॉल, यानी टेम्परेचर इंजाइम काइनेटिक, यानी टेम्परेचर जो है बहुत हद तक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑर्गेनिज्म का एडाप्टेशन के लिए टेम्परेचर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो एक टेम्परेचर और ये प्रेसिपिटेशन, ये दोनों मिलके किसी बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। कैसा बायोम होगा, कैसा नेचर होगा, कैसे एनिमल एग्जिस्ट करेंगे वहां, कैसे प्लांट्स बनेंगे, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। सर प्रेसिपिटेशन क्या है? रेनफॉल और स्नोफॉल, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। वैसे ये शब्द फिर आएंगे बच्चों, ये डिटेल में आपको मैं बता चुका हूं। टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, एबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर आपको याद रहे तो मैं डिटेल में एक एक चीज बताया हूं। फिर भी यहां पर याद करने का कोशिश कीजिए। जो प्रेसिपिटेशन है इसका मतलब रेनफॉल प्लस स्नोफॉल, ये फैक्टर और ये फैक्टर किसी बायोम का कैसा क्या होगा, वहां डाइवर्सिटी कैसे होगा, ये दोनों मेनली डिसाइड करते हैं। क्या सिर्फ यही डिसाइड करते हैं? ना मुन्ना ना, लेकिन ज्यादातर यही डिसाइड करते हैं। चलिए, अपर सॉइल ऑफ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज मोर फर्टाइल देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छी बात है। क्या कह रहा है बच्चों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम इतना ज्यादा तारीफें सुन लेते हैं कि उसके डिसएडवांटेज में हम एक लाइन भी सुनना नहीं चाहते। लेकिन एक डिसएडवांटेज मैंने आपको अभी भी बताया इसी लेक्चर में कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो अपर सॉइल है वहां न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है, न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है। तो क्या मैं कह दूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो ऊपर वाला सॉइल का लेयर है वो लेस फर्टाइल है, यानी कम फर्टाइल है एज कंपेयर टू टेम्परेट डेसिडुअस। यह आपको मानना पड़ेगा और मैंने रीजन भी बता दिया। चलिए बच्चों, इसको नोट कीजिए। और हाँ, ध्यान रहे बच्चों, एग्जाम होते रहेगा। एग्जाम अभी बाद में, लाइफ भी एक एग्जाम है। चीजों को ऐसे पढ़े, बार बार पढ़ने का जरूरत ना पड़े। एक ही बार पढ़े, दो बार पढ़े, लेकिन ऐसे पढ़े कि वो चीज आप दूसरा किसी को एक्सप्लेन कर पाए। बच्चों मैं आपको बताऊं, हर एक चीज इतना डिटेल में पढ़ाने का एक ही मकसद है कि आपको चीजें याद रहें, और वो भी लॉजिकली, एग्जाम में जाके चीजें ना भूले। तो ध्यान रहे बच्चों, हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और लाइफ इतना भी टफ नहीं जितना आप सोचते हैं। हमारा आप इनको जबरदस्ती टफ बना देते हैं। अगर हम चीज़ों को अभी से ही छोटा छोटा चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ते चलेंगे तो क्यों भारी हो जाएगा यार, क्यों ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन हम समझते ही नहीं है, सब स्किप करते हुए चल रहे हैं। एक एक लेक्चर का एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा बात सर बोल दे, कहाँ से क्या कनेक्ट हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए हर टाइम आपको एक्टिव रहना है और समझना है। और आपको पता है पूरा बायो ऐसे ही चलेगा, आपको लॉजिकली हर चीज़ बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक्स बच्चों।